साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। आज मैं अपने अगले वीडियो चेस्ट पेन पार्ट 7 में लंग्स और प्लूरा की बीमारियों से होने वाली चेस्ट पेन के बारे में आज जिक्र करूंगा। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लूरा से होने वाली विभिन्न बीमारियों, उनके पेन के पैटर्न्स, कारण के बारे में आपसे चर्चा करी। आज मैं इसमें एयरवेज मतलब सांस की नलियों में इसमें जो मुख्य बीमारियां चेस्ट पेन कर सकती हैं, किस तरह का, और इसमें जो उसका हवादार हिस्सा है, पैरेन्काइमा कहलाता है, उसकी बीमारियों की वजह से, और साथ ही साथ जो उसके अंदर वेन्स हैं, ब्लड की वाहिनियां हैं, उनके अंदर की बीमारियों की वजह से, उसके कैंसर की आदि की वजह से और डायफ्राम की बीमारियों की वजह से हम जो चेस्ट पेन होते हैं विभिन्न तरीके के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, सांस की नलियों में सिकुड़न आ जाए, सूजन आ जाए, उसकी वजह से सांस फूलने लगती है, जिसमें हमारे पास मुख्य बीमारियां आप जानते ही हैं, अस्थमा और COPD। इन बीमारियों में जो सूजन आती है, सांस नलियों में बीमारी होती है, तो उससे सीने में मरीज को जकड़न महसूस होती है और बार बार खांसी से सीने में दर्द होने लगता है, और ये दर्द उसको सीने के साथ साथ ज़्यादातर पीठ में भी महसूस होता है। ये जो पैरेन्काइमा है, जहाँ पर हवा का आदान प्रदान होता है, इस फेफड़े का स्पंज जैसा मुलायम हिस्सा है, ये न्यूमो या पल्मो माने होता है फेफड़ा। तो जो न्यूमो और पल्मो माने फेफड़ा होता है, उससे एक शब्द पैदा होता है न्यूमोनिया या न्यूमोनाइटिस, अर्थात फेफड़े में सोथ। अगर फेफड़े में सोथ हो जाए तो ये न्यूमोनिया या न्यूमोनाइटिस कहलाती है। ये सामान्यतः कहते हैं कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है, इसमें वायरस भी हो सकता है। अभी आपने कोरोना में देखा कि वायरल न्यूमोनाइटिस खूब हो रही थी, और कहते हैं कि दूसरों कारणों से भी न्यूमोनाइटिस होती है। अगर हम खाने पीने का पदार्थ फेफड़े में गटक जाए, खाने की नली में लेने के बजाय फेफड़े में चला जाए, तो उससे जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस कहते हैं। तीसरा कहते हैं कि फंगस, और कहते हैं कि अन्य कारणों के जो इन्फेक्शंस हैं उनकी वजह से भी न्यूमोनाइटिस हो सकती है। इसके अंदर चूँकि न्यूमोनिया होता है, न्यूमोनिया में बेसिकली क्या होता है कि एल्वेलाई में जहाँ पर एयर भरती है वहाँ पर संक्रमण से पानी भर जाता है। अब गैस एक्सचेंज पुअर हो जाती है और मरीज की सांस फूलने लगती है, और इसमें जो पानी भरता है एल्वेलाई के अंदर, झिल्ली में नहीं, झिल्ली में तो प्लूरल फ्यूजन हो रहा था, तो इसको न्यूमोनिया जो कहते हैं, वो उसके अंदर एक भारीपन मरीज इसमें भी महसूस करता है। डीप चेस्ट पे एक होता है, पेन भी नहीं, मतलब एक भारीपन हल्का सा महसूस होता है कि इसमें है। और अगर देर तक इन्फेक्शन बना रहे, ना सही समय पे इलाज हो, तो ये बढ़ता हुआ साइड तक चला जाता है, अर्थात प्लूरा को भी इन्वॉल्व कर लेता है। न्यूमोनिया जहाँ पे भी हुआ फेफड़े के, वो धीमे धीमे बढ़ेगा। पहले न्यूमोनिया का एरिया बढ़ेगा, तकलीफ तो बढ़ेगी मरीज की सांस की, खांसी की, बुखार की, और साथ में जब ये पेरिफेरी तक जाएगा, फेफड़े की बाहरी हिस्से तक जाएगा, तो वहाँ पे प्लूरा को इन्वॉल्व कर लेगा। तो बढ़े हुए हिस्से की वजह से, प्लूरा के इन्वॉल्वमेंट से प्लूराइटिस भी हो जाएगी, और प्लूराइटिस में प्लूरेटिक चेस्ट पेन, जिसके हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, उस तरह का शार्प स्टैबिंग पेन होगा। और अगर प्लूराइटिस की स्टेज पे भी सही इलाज ना हो, तो उसके अंदर इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन की भी स्थिति बन जाती है उस बीमारी, उस इन्फेक्शन संक्रमण की वजह से। और ये जो अगर इसके अंदर पस पड़ जाए तो एम्पायमा हो जाएगा। तो इस चेस्ट पेन में जो न्यूमोनिया का है, इसके अंदर सांस तेज चलती है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, और फीवर, खांसी, बलगम आदि आ सकता है चेस्ट पेन के साथ। यदि न्यूमोनिया आदि जो बीमारी है, इसमें जो है बैक्टीरिया का संक्रमण कभी कभी बढ़ करके जो मवाद की पुटिका अर्थात एब्सेस का भी रूप धारण कर लेती है, जिसको लंग एब्सेस कहते हैं। इसमें भी पेन और बुखार और खांसी आती रहती है। साथियों, कहते हैं कि जो लंग कैंसर है, ये भी पैरेन्काइमा का एक इन्वॉल्वमेंट है,
बीमारी के रूप में। और इसके अंदर लंग कैंसर की वजह से जो लिम्फ नोड या तो बढ़ जाता है और बढ़ने से सीने, कंधे और पीठ में दर्द होने लगता है, तथा अगर कहते हैं कि ये प्लूरा को इन्वॉल्व कर लेता है, पसली को इन्वॉल्व कर लेता है, या कहते हैं कि हड्डियों में ये फैल जाता है, तो इसको हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं, तो बोनी पेन हमको होने लगता है। अगर पसली में इसका कैंसर फैल जाएगा, कमर की हड्डी में फैल जाएगा, प्लूरा में फैल जाएगा, तो वहाँ पे प्लूराइटिस या बोन के इन्वॉल्वमेंट से चेस्ट पेन होने लगता है। इसी तरह से अगर कहते हैं कि खून की जो नली होती है, वेन्स होती हैं पल्मोनरी की, अगर इसमें कहते हैं कि कुछ परेशानी आ जाए, इसमें सबसे मुख्य परेशानी क्या है कि जैसे पैर है, पैर में लंबे समय से लेटा रहा आदमी, तो उनकी जो शिराएं हैं उनमें थक्का या ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसको हम लोग थ्रम्बस भी कहते हैं। और ये डीप वेन थ्रम्बोसिस बोलते हैं। अगर गहरी जो डीप वेन्स होती हैं उनके अंदर थक्का बन जाए, तो डीप वेन थ्रम्बोसिस से जो थक्का बनता है उससे जो टूट करके तैरता हुआ अगर फेफड़े की किसी खून की नली में फंस जाए, मतलब एम्बोलस कहलाता है, जो थक्का टूट करके कहीं जाए और किसी पतली नली में फंस जाए, तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी माने लंग का, एम्बोलिज्म माने खून की नली में थक्के का टुकड़ा फंस जाना, तो इसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। और इसमें जो है जिस हिस्से की खून की नली में थक्का जमा था उस हिस्से की खून की सप्लाई बाधित होती है। अगर मेन पल्मोनरी वेन में फंस जाए तो पूरा लंग खराब हो सकता है, नहीं तो जिस छोटी पतली नली में फंसी है उससे सप्लाई होने वाले लंग्स प्रभावित हो जाते हैं। अगर पूरा फेफड़ा प्रभावित हो जाएगा, एक या मेजॉरिटी हिस्सा प्रभावित हो जाएगा एक फेफड़े का, तो मौत भी जल्दी आ सकती है। और वैसे तो जिस पतली नली का होगा वो इतना हिस्सा फेफड़े का खराब हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। और ये केवल खून का ही थक्का नहीं हो सकता, ये फैट का एम्बोलिज्म हो सकता है, एयर का एम्बोलिज्म हो सकता है, और ट्यूमर का टुकड़ा भी हो सकता है। और अगर एक से ज़्यादा कहते हैं कि एम्बोलस फेफड़े के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करते हैं, उसकी ब्लॉक कर देते हैं, तो फेफड़े को जो ये ऑक्सीजन पहुंचा रहा था, तो पहुंचाने का काम था एक्सचेंज से, तो वो कर नहीं पाता है, और उससे जो है कार्य के बाधित होने से मरीज की हालत में गंभीरता बढ़ती जाती है। और अगर पूरा ब्लॉक कर देता है वो एम्बोलस किसी खून की सप्लाई को, तो पूरा का पूरा एरिया मृतप्राय के बजाय मृत ही हो जाता है, तो उसको पल्मोनरी इन्फार्क्ट कहते हैं। हम लोगों ने हार्ट के केस में भी पढ़ा था कि जब कहते हैं कि एमआई होता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है, तो खून की दौड़ान कम होती है। अगर समय पे हम इस्कीमिया को हटा दें, खून की दौड़ान को वापस ले आएँ, तो इस्कीमिया रिकवर हो जाता है। और अगर देर तक रह जाए तो वो हिस्सा मर जाता है, इन्फार्क्ट हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एमआई कहलाता है। ऐसे इसमें पल्मोनरी पे एम्बोलिज्म की वजह से पल्मोनरी इन्फार्क्ट होता है। और जब अगर फेफड़े का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो जाता है तो वो खून को, ऑक्सीजन को पूरे शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचा पाने में असमर्थ हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जिस तरफ एम्बोलिज्म घटना घटती है उस तरह के फेफड़े या चेस्ट में फेफड़े की बीमारी की वजह से उस तरह के चेस्ट में तेज सीने में दर्द उठता है, जैसे, और इतना तेज हो सकता है जैसे कहते हैं कि हार्ट अटैक, अब चेस्ट पेन पड़ा, हार्ट अटैक की वजह से चेस्ट पेन पड़ा हो। और ये गहरा दर्द, ये तेज़ दर्द गहरी सांस लेने में, खांसी करने में, झुकने में बढ़ जाता है। इसमें सांस फूलने होती है, खास करके एक्सर्शन में, जैसे चलना हुआ, एक्सरसाइज करना हुआ, और सांस की दर भी इसमें तेज हो जाती है। खांसी भी आ सकती है, खांसी में खून आ सकता है, और कभी कभी इस खून में ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीलापन भी आ सकता है। इसके साथ साथ हमको इसके एम्बोलस कहाँ से आया, थ्रम्बोसिस कहाँ पे हुई होगी, वो भी कारण देख सकते हैं। और ज़्यादातर पैर में मिल जाता है, तो पैरों में सूजन की भी जांच करने पे हमको पैर में सूजन मिल जाती है ज़्यादातर केस में, कि एम्बोलस शायद ज़्यादातर वहीं से आता है। कभी कभी तेज पसीना आ सकता है, अनियंत्रित हृदय गति हो सकती है,
इसका जो रिस्क फैक्टर होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, किन लोगों में पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की संभावना है, अगर हम ये समझना चाहें तो जो लोग लंबे समय तक किसी बीमारी की वजह से पड़े रहते हैं, जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया, फालिस गिर गई, तो कहते हैं कि या लंबी यात्रा करते रहे, पैर एक ही पोजीशन पे पैर रखे तो वहाँ पे थक्का बनने की संभावना होती है। विभिन्न हृदय की बीमारियाँ हैं, जैसे हार्ट फेल्योर है, दूसरी और बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, कोई मेजर सर्जरी हुई है, कोरोना का संक्रमण अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसके अंदर भी मैक्रो थ्रोम्बोसिस फेफड़े में हो रही थी, और इस तरह की बीमारियों की वजह से इसमें थक्का बनने की संभावना प्रबल हो जाती है, और थक्का बनने से एम्बोलिज्म होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जो लोग धूम्रपान की प्रवृत्ति रखते हैं, मोटापे के शिकार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो और कुछ लोग जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, उन सब में भी थक्का बनने की संभावना बढ़ जाती हैं। इस तरह से अब चेस्ट पेन के फेफड़े और उससे रिलेटेड आर्गन की वजह से जो आखिरी एक पहलू और बचता है कि चेस्ट पेन किससे उठ सकता है, वो डायफ्राम से हो सकता है। डायफ्राम हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक मांसपेशियों का बना हुआ एक पर्दा होता है जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, मतलब कि सीने को पेट से अलग करता है। इस मांसपेशियों से बने हुए डायफ्राम का काम ये होता है कि जब हम सांस भरते हैं तो ये नीचे जाता है, और कहते हैं कि सीधा होकर के फेफड़े को नीचे फैला करके ज़्यादा हवा भर लेता है, और जैसे हम छोड़ना चाहते हैं ये अपने को सिकोड़ लेता है और हार्ट लंग्स को दबा देता है ऊपर की तरफ, और हवा बाहर निकल जाती है। अगर हम बिना किसी वार्म अप के, जनरली हम बताते हैं कि एक्सरसाइज करने के पहले आपको, खास करके हैवी एक्सरसाइज करने के पहले आपको वार्म अप करना चाहिए, मांसपेशियों को धीमे धीमे सबको लोच लाना चाहिए उसमें। अगर हम वार्म अप नहीं करते हैं और अचानक हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो डायफ्राम की मांसपेशियाँ स्पाज़्म में चली जाती हैं, एक कंट्रैक्टेड फेस में पड़ी रह जाती हैं, और उसकी वजह से जिस तरफ की मांसपेशियों में ये स्पाज़्म में गई हैं उस तरफ का चेस्ट पेन उठ जाता है, और कहते हैं कि सांस लेने में भी दर्द होने लगता है, और आप सीना पकड़ के बैठ जाते हैं। धीमे धीमे आपको आराम मिल जाता है। इसमें रेस्ट ही आराम का है, और ये बताता है कि हम एक्सरसाइज में बताई गई उचित सावधानियां हमेशा बरतें। कभी कभी डायफ्राम के नीचे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, आते हैं सबके, उनकी विभिन्न बीमारियों की वजह से डायफ्राम इरिटेट हो जाता है। इरिटेट होने से क्या होता है, लोकल पेन चेस्ट का उठता ही है, और साथ में ये दर्द उस साइड के शोल्डर पेन के रूप में भी जाता है। ये जनरली कब होता है, जैसे कहते हैं कि गॉल ब्लैडर की बीमारियां हो गई, लीवर में एब्सेस हो गया, एब्सेस माने मवाद की पुटिकाएँ हो गई लीवर में, और कहते हैं कि सबकास्टल एब्सेस हो गया। सबकास्टल एब्सेस माने कहते हैं कि पसलियों के नीचे कोई मवाद की पुटिका आ गई। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ तक कि आंतों के में छेद हो जाए, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया। तो इन सब कारणों से भी डायफ्राम इरिटेट होकर के लोकल चेस्ट पेन के साथ साथ कहते हैं कि शोल्डर पेन को भी करता है। इसमें चोट लग जाए या उधर की तरफ तेज घूम जाए, तो इन सब कारणों से कहते हैं कि डायफ्राम की वजह से भी पेन उठ सकता है। साथियों, इस वीडियो के साथ जो चेस्ट पेन लंग्स और प्लूरा की वजह से होते थे उसकी चर्चा समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम खाने की नली की वो भी स्ट्रक्चर जो कि चेस्ट में होता है, उनकी कौन कौन सी बीमारियों की वजह से, और दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बीमारियों की वजह से किस तरह के दर्द होते हैं, कैसे हम इनको अलग कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।